नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी बहुजन कांग्रेस का निर्माण कर रहे हैं। राहुल गांधी उस कांग्रेस का निर्माण कर रहे हैं जिसमें हर उस वर्ग को जगह मिले जो बिल्कुल समाज के कोने में पड़ा हुआ है, दबा है, कुचला है, पिछड़ा है। जी हां, वो उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। वो उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं जिसके साथ अन्याय हुआ है और सालों से अन्याय किया है उन ताकतवर लोगों। और उन ताकतवर लोगों के अन्याय का असर क्या है, यह आपको दिखा देता हूं। उन ताकतवर लोगों के अन्याय का असर यह है कि आज कमजोर वर्ग के बच्चे और कमजोर हो रहे हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, देश का वह अखबार कह रहा है जो एक समय में आजादी के आंदोलन में था, जिसके प्रमुख मदन मोहन मालवीय थे, जिसके संपादक महात्मा गांधी के बेटे थे, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के.एम. पनिक्कर थे और जिसमें लाला लाजपत राय जैसे लोग थे। तो आप समझिए, वह अखबार जो अब बिरलाज की फैमिली के पास है, वह अखबार भी अपने पहले पेज की पहली रपट यह बना रहा है और उसमें जो सामने आता है वो यह आता है कि आज बच्चे 48% बौनेपन के शिकार हैं। कमजोर वर्ग के बच्चे, कुपोषण की यह हालत है। और यही नहीं, क्षीणता की स्थिति यह है कि वो करीब 20% क्षीण हो गए। कम वजन की स्थिति यदि देखें तो 42% से अधिक कम वजन के हो रहे हैं, यानी अंडर वेट हो रहे हैं। और एनीमिया यानी खून की कमी के शिकार की बात करें तो 70% खून की कमी है। 70%। अब आप समझ लीजिए, यह स्थिति है। और यह स्थिति सबसे ज्यादा विकट कब से हुई है? 2015-16 और जो शुरू हुई वो लगातार बढ़ती जा रही। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट जारी की है उससे यह बात सामने आती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह आंकड़े अपने आप में वह बताते हैं जो राहुल गांधी बार बार बताते हैं कि किस तरह से इस देश के दुखों, जो दुख हैं इस देश के अंदर, असल में 90% आबादी उन दुखों की सबसे बड़ी शेयर होल्डर है। यह बात राहुल गांधी ने बिहार में कही, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कही, नालंदा में कही कि, और भगवान बुद्ध को दर्शन करने के बाद उन्होंने यही बात बिल्कुल स्पष्ट कर। उन्होंने बौद्ध गया में जब दर्शन किए भगवान बुद्ध के और उस वृक्ष के नीचे गए, वह बट वृक्ष जिसकी बात करते हैं जहां उन्हें ज्ञान मिला था, तब उन्होंने पूछा यह वृक्ष क्या वही है? जी हां, इसलिए यह सवाल था क्योंकि यह जानना जरूरी था। कांग्रेस पार्टी जब 1885 में बनी थी तो उस समय आजादी के आंदोलन के लिए नहीं बनी थी। इस देश के दबे, कुचले, पिछड़े लोगों को जो लगातार दबाया जा रहा था, कुचला जा रहा था, उनके सरकार से आवाज उठाने के लिए बनी थी, उनकी बात को रखने के लिए बनी थी और वह समाज सुधार के लिए बनी थी, शासन में सुधार के लिए बनी थी। और फिर धीरे धीरे वो विस्तार करते आई और जब महात्मा गांधी आए तब तक कांग्रेस स्वराज की तरफ बढ़ चुकी थी। स्वराज की मांग बुलंद हुई और यह स्वराज की मांग किसने बुलंद की? स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा। और ये बाल गंगाधर तिलक कौन थे? कांग्रेस के नेता थे। लाला लाजपत राय कांग्रेस के नेता थे और बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस के नेता थे, लाल बाल पाल। तब यह आवाज उठी कि अब सिर्फ समाज सुधार की बात से नहीं होगी, स्वराज की बात होगी। ताकत अपने हाथ में लेके
इनका भला किया जाएगा। और जब यह आवाज उठी तो इस आवाज के अगुआ कौन थे? तब महात्मा गांधी को लेके आया जाता है, क्योंकि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में यह बताया था। उनके साथ खड़े होते हैं पंडित मोतीलाल नेहरू और उनके नए बिल्कुल ब्रिटेन से पढ़ के वापस आए बैरिस्टर बेटे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और फिर धीरे धीरे 1916 में महात्मा गांधी एक चिट्ठी लिखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। यह किताब है, कभी पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। यह जो रामजी भाई पटेल ने लिखी है और राव जी भाई पटेल ने जो एक किताब लिखी है उसमें बिल्कुल स्पष्ट लिख दिया है कि होनहार बालक, यहीं पे लिख दिया है पहले ही उसमें। और उसमें स्पष्ट है कि 1916 में जब महात्मा गांधी ने चिट्ठी लिखी सरदार को, तो यही कहा कि अब यह लड़ाई सिर्फ इसकी नहीं लड़नी है, लड़ाई बहुत सी चीजों की लड़नी। और तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सेवा दल की कमान संभाली, जो नया नवेला सेवा दल बनाया गया, और सेवा के भाव से कांग्रेस आगे बढ़ी। उसी सेवा दल की नकल करते हुए आरएसएस बनाया गया, लेकिन वो हिंदुत्व के नाम पर बनाया गया, नफरत फैलाने के नाम पर बनाया गया, नफरत में जन्म दिया गया। एक वास्तविक सेवा के लिए बनाया गया, राष्ट्र प्रेम के लिए बनाया गया, राष्ट्र की लड़ाई को बिल्कुल अनुशासित करने के लिए बनाया गया, सहयोग के लिए बनाया गया, तो दूसरी तरफ नफरत के लिए बनाया गया आरएसएस। जी हां, उसके बाद में पंडित नेहरू इस देश के मजदूर वर्ग की बात करने के लिए, सर्वहारा वर्ग की बात करने के लिए क्या करते हैं? तब उसी में लेबर समुदाय, श्रमिक कांग्रेस बनाते हैं। वह श्रमिक कांग्रेस बनती है और वह श्रमिक कांग्रेस आगे बढ़ती। आगे चलिए तो पंडित नेहरू समाजवादी कांग्रेस बनाते हैं और कांग्रेस में ही एक गरम दल होता है जो पंडित नेहरू के नेतृत्व में होता है, जो 1929 में पूर्ण स्वराज की बात करता है। पूर्ण स्वराज की बात, जब कोई ये सुनने को तैयार नहीं था पूर्ण स्वराज क्या होगा। और तब पंडित नेहरू कहते हैं उपनिवेश विरोधी, उपनिवेशवाद विरोधी, राष्ट्रवादी, धर्मनिरपेक्ष, मानवतावादी, सामाजिक लोकतंत्रवादी, सामाजिक लोकतंत्रवादी भारत बनाना है। और ऐसा बनाने के लिए वो शुरुआत करते हैं। बहरहाल उनके पिता जो भारत के संविधान का पहला प्रारूप बनाते हैं, जो नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, उसमें भी धर्मनिरपेक्ष और सबको समाहित करने का होता है। सर्वहारा वर्ग को संवैधानिक आरक्षण देने की बात करता है। जिसे अस्वीकार कर दिया जाता है उस वर्ग द्वारा जो इस देश में सब पर कब्जा कर लेना चाहे। समझ लीजिए आप, इस तरह से खेल हुआ है, कितना लड़के वो हुआ है। बहरहाल पंडित नेहरू जब संविधान सभा में संविधान का प्रारूप प्रस्तुत करते हैं कि क्या प्रस्तावना प्रस्तुत करते हैं कि कैसा हमारा संविधान होगा और कैसा हमें बनाना है। 1946 की बात है। आप सोचिए 1946 में उन्होंने दिसंबर महीने में यह बात कह दी थी और तब उन्होंने सोच लिया था संसदीय लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने वाला आधुनिक राष्ट्र के रूप में भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना है। शक्तिशाली राष्ट्र। आज क्या हो रहा है? अब आ जाए
आज शक्ति छीनी जा रही है, गरीब के हाथ से छीना जा रहा है, उसे गुलाम बनाने की तरफ चला जा रहा है। सरकार दुनिया की बड़ी ताकतों, बड़े देशों के आगे सरेंडर कर जाती है, संप्रभुता को गिरवी रख देती है। यह नरेंद्र मोदी करते हैं और देश में झूठे आंकड़ों के आधार पर कहते हैं हमने इतनी गरीबी दूर कर दी। यदि गरीबी इतनी दूर कर दी, 27 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिए, तो 5 किलो अनाज देने की जरूरत क्यों पड़ रही है 21 करोड़ लोगों को, 81 करोड़ लोगों को? किसी के पास जवाब नहीं है। इस देश में इतनी असमानता क्यों है, इतनी आत्महत्याएं क्यों हो रही हैं, रिकॉर्ड अपराध क्यों हो रहे हैं? किसी का कोई जवाब नहीं। आंकड़े छिपाए जा रहे हैं और झूठ बोला जा रहा है। चुनावी लोकतंत्र को लूटा जा रहा है और जब उस पर सवाल किया जाएगा तो सवाल चुनाव आयोग सामने आकर नहीं करता है, मोदी मीडिया करता है। गोदी मीडिया कहता है कि चुनाव आयोग यह कह रहा है, कभी एएनआई कहता है, कभी कोई और कहते हैं। पूछ दीजिए किस कमिश्नर ने कहा है चुनाव आयुक्त ने या मुख्य चुनाव आयुक्त ने, नहीं बताई। तब लिखेंगे सूत्रों के, चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक वो कह रहे हैं राहुल गांधी हमें चिट्ठी भेजें तो हम जवाब देंगे। कांग्रेस पार्टी ने चिट्ठी भी भेजी, सबूत भी दिए, जवाब तो आपने दिया नहीं। तभी यह बात कहनी पड़ रही है। कुछ लोग कहते हैं तो कांग्रेस चुनाव ही ना लड़े, बहिष्कार कर दे। यही तो भाजपा चाहती है, यही आरएसएस चाहती। उसका उदाहरण देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में जब चुनाव होते थे और कुछ पार्टियां चुनाव का बहिष्कार करती थी तो क्या चुनाव रुक जाते थे? होते थे और वो जीत जाती थी, चाहे थोड़े से ही वोट पड़े, लेकिन उसी वोट से वो जीत के सरकार बना लेते थे। यही तो ये चाहते हैं कि लड़ाई ही ना हो और हम राजा हो। तो इसलिए ये साजिशें रचते हैं। चुनाव आयोग को इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कि राहुल गांधी के उन 5 सवालों का जवाब दे दे, तथ्य के साथ दे दे, टिप्पणी के साथ दे दे, पैरावाइज दे दे। नहीं दे। क्यों? दुनिया के सामने रख दे, सच्चे झूठे का फैसला हो जाए। नहीं करेंगे क्योंकि असल में इन्होंने यह देश कुछ लोगों के हाथ में सौंप दिया, इसलिए लड़ाई। तो राहुल गांधी अब वही लड़ाई तो लड़ रहे हैं और उसी लड़ाई की कड़ी में यह भी है, क्योंकि जब चुनाव लूटा जाएगा, हर व्यक्ति अवेयर नहीं होगा, जागरूक नहीं होगा, अपने वोट को नहीं चेक करेगा, अपने आसपास के वोट को नहीं चेक करेगा, तब तक सच कैसे सामने आएगा? पार्टी कैसे लड़ेगी, कैसे जानेगी? जब तक जानेगी तब तक खेल हो चुका होगा। इसलिए राहुल गांधी ने यह बात कही और कहा कि अब बिहार में यही तैयारी की जा रही, क्योंकि ये झूठे लोग हैं। आप याद करिए 8 सितंबर 2013 जब नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के एक कॉलेज में एक नकली लाल किला बनवा करके उससे भाषण दिया था, 8 सितंबर 2013, और वहां से दे करके संदेश दिया था कि हम तो प्रधानमंत्री की तरह भाषण दे रहे हैं, लाल किले से दे रहे हैं, यह आभास कराया था। और फिर आम चुनाव में किस तरीके से वो हुआ, पूरा खेल चला, मैं उस पर नहीं जा रहा। मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं कि आज याद आ रहा है कि जब वह ड्रामे कर रहा था, झूठ का किला, लाल किला बना रहा था, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह इस देश को मजबूत करने की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उन्हें क्या क्या गंदे शब्द नहीं कहे जा रहे थे। आप सोचिए, इतने सभ्य, शालीन और विद्वान मजबूत प्रधानमंत्री को उस समय किस तरह से कहा जा रहा था। कभी उन्हें घरेलू नौकर कह दिया जाता है, कभी आवारा, उनको देहाती औरत कहा जा रहा था, कभी मीडिया उनको
मनमोहन सिंह, यही नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह कह रहे थे, तब किसी को बुरा नहीं लग रहा। अब राहुल गांधी ने सच्चाई बता दी, सबूतों के साथ बता दी कि सरेंडर मोदी है, तो सबके चुल्ल बच गए, शोर मचाने लग गए। पूरी भाजपा बलबला उठी है, बिलों से सपोले निकल पड़े हैं, हमले कर रहे हैं, और इस देश का मीडिया लजवा रहा है दुनिया में। वॉशिंगटन पोस्ट ने पूरा एक पेज छापा है कि भारत का मीडिया किस तरह झूठ और मक्कारी परोसता है। कह दे भारत सरकार की ये गलत है। भारत सरकार को यानी नरेंद्र मोदी को यह हिम्मत नहीं पड़ रही है कि भारत के मीडिया को इस तरह दुनिया में जलील किया जा रहा है, जो उनके साथ खड़ा है, और वो उसका जवाब नहीं दे पा रहे। वो तो खुद को भी रोज बेइज्जत किए जाने के बाद जवाब नहीं दे पा रहे। ट्रंप 1 दर्जन बार नरेंद्र मोदी को जलील कर चुका है। अब आप सोचिए, भारत के इतने योग्य प्रधानमंत्री, जिनके लिए बराक ओबामा ने खुद दुनिया के मंच पर बोला था कि मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह से सीखता हूं, और जब डॉक्टर साहब बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। नरेंद्र मोदी अपने ही मन से उन्हीं के भक्त कहते हैं कि मोदी बोलता है तो दुनिया सुनती है। बिल्कुल नहीं सुनती है। दुनिया उन्हें यह हंसी उड़ाती है कि देखिए कैसे कोई इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री बकबक कर रहा है। शायद यही वजह है कि कनाडा ने जब उनको आमंत्रित किया दबाव में आकर, तो उसने यही कहा कि भारत 140 करोड़ की आबादी वाला देश है, बड़ी इकोनॉमी है, 5वें नंबर की, इसलिए बुला रहे हैं, इसलिए नहीं बुला रहे हैं कि नरेंद्र मोदी में कोई काबिलियत। बड़ा स्पष्ट कर दिया। तो अब आप समझ लीजिए, ये संघी एजेंडा सेट करने वाले इसे नहीं समझे। इसी वजह से मणिपुर आज लगातार जल रहा है। सोचिए 2022 से 23 से किस तरह से जल रहा है, और 2 साल हो चुके हैं, पूरे आगे बढ़ चुके हैं हम, और लगातार जल रहा है, लगातार हिंसा हो रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि अल्पसंख्यकों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ, मुस्लिमों के खिलाफ और तमाम के खिलाफ नफरत जो फैलाई गई है, उस कारण से है। हालत यह है कि 5 जिले आज कर्फ्यू की चपेट में फिर आ गए, और राष्ट्रपति शासन भी लगा हुआ है। यानी कितना नाकारा प्रधानमंत्री है, कितनी नाकारा सरकार है कि वो उसका जवाब नहीं दे पाती। फर्जी हिंदुत्व के नाम पर क्या हुआ है, औरतों को सड़कों पर नंगा घुमाया गया है, बच्चियों औरतों के साथ खुलेआम बलात्कार हुए हैं, और 1-2 नहीं, सैकड़ों में सैकड़ों लोग मार दिए गए हैं, सैकड़ों चर्च जला दिए गए हैं, लूट लिए गए हैं, हजारों घर जला दिए गए, लूट लिए गए, और बस्ती दर बस्ती जला दी गई, मर्दों को घरों से निकाल कर कत्ल किया गया है। तो जब यह हुआ हो, तो सोचिए, वो लोग आज कहते हैं कि हम 1947 में भारत के साथ शामिल नहीं हुए थे, ये तो पंडित नेहरू पर हमने यकीन किया, और 1949 में हम भारत के हिस्से बने, उसकी सजा भुगत रहे हैं क्या? सवाल का जवाब तो देना होगा कि भारत का हिस्सा बने, यह विश्वास करके चीन के साथ नहीं गए, और आप उनके साथ ऐसा कर। नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्य देश की आजादी के बाद भारत का हिस्सा बने। तो अब आप सोचिए, नेहरू ने उन्हें किस तरह से जोड़ा, और आज उन्हें तोड़ने का काम हो रहा है। तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग किसके लिए काम करता है? यानी नरेंद्र मोदी का संघी टुकड़े टुकड़े गैंग, तभी ये टुकड़े टुकड़े दूसरे, ये इनका चरित्र। जी हां, जान लीजिए, यह भारत की दशा है। तब एक योद्धा राहुल गांधी लड़ रहा है, बहुजन की कांग्रेस बना रहा है, कांग्रेस में भी लड़ रहा है और कांग्रेस के बाहर भी लड़ रहा है, ये नफरत से लड़ रहा है। जी हां, जय